हेलो अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 लेकर, जिसका हम आज करेंगे सेकंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। बेसिकली कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो क्या करने के लिए, पैसे कमाने के लिए की जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए आज हम कर रहे हैं, हमने पढ़ा था कि 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। क्या था हमारे पास? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। हम फर्स्ट पार्ट कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। हमने कल प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया था, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ लिया था, टर्सरी सेक्टर पढ़ लिया था। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें ये बताओ कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो सबसे ज्यादा कौन सेक्टर में है। स्टूडेंट्स, अगर आप आज के टाइम में या पहले के टाइम में जज करोगे ना, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, बट आज के टाइम में भी सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है प्राइमरी सेक्टर में ही है। क्यों? क्योंकि टर्सरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट के लिए लोगों के पास क्या होना चाहिए? अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छी स्किल्स होनी चाहिए, अच्छी एफिशिएंसीज होनी चाहिए। बट प्राइमरी सेक्टर में ऐसी किसी चीज की कोई भी नीड नहीं है। देखिए ये कहता है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर बट दे कंट्रीब्यूट लेस इन प्रोडक्शन। ये कहता है जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, यानी कि लोग जो काम कर रहे हैं, वो क्या है? वो काम तो ज्यादा कर रहे हैं, लोग ज्यादा हैं, बट उसके कंपैरिजन में तब भी क्या है? प्रोडक्शन कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यानी कि कुछ जगह तो ऐसी है जहां पे क्या चाहिए? उनको एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए बट एम्प्लॉय है ही नहीं। और कुछ जगह क्या है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज क्या होती है? इसको आप ओवर एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ओवर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जहां पे आपको नीड तो है किसकी? सो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जहां पे आपको नीड तो है सिर्फ 4 लेबर्स की, बट वहां पे काम कर रहे हैं 8 लेबर्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रचलन बेरोजगारी यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी कि देखा जाए तो लोग क्या है यहाँ पे? दिख भी नहीं रहे बेरोजगार है, बट उसके बावजूद भी लोग क्या है? यहाँ पे बेरोजगार है। आगे आपको बोलता है नेक्स्ट में, गवर्नमेंट टेक स्टेप्स टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किए हैं? बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं स्टूडेंट, क्या करने के लिए? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए। ऑब्वियस चीज है, अब अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, सबसे ज्यादा लॉस किसका है? गवर्नमेंट का है, हमारे कंट्री का है। और हमारी कंट्री को प्रोग्रेस करने के लिए ही, एक अच्छे दर्जे में ले जाने के लिए ही गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए। पहला, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन्स टू फार्मर्स। यानी कि फार्मर्स जो हैं उनके पास क्या नहीं होते? ट्यूबवेल्स नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी, है ना। बहुत सारी चीजें थी, क्या नहीं था उनके पास? जैसे आप लगा सकते हो क्या कहते हैं उसको? ट्रैक्टर, है ना। ये सारी चीजें क्या थी? नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया? गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि हम लोग आपको देंगे लोन, और वो भी क्या देंगे? चीप लोन, यानी कि सस्ते इंटरेस्ट रेट पे नहीं, कम इंटरेस्ट रेट पे हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? लोन प्रोवाइड करेंगे। आप क्या कीजिए? आप अपनी चीजें खरीदिए, जिस चीज की भी आपको नीड है। तो ये क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया चीप लोन किसको? फार्मर्स को, ट्यूबवेल्स खरीदने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटीज खरीदने के लिए, ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए। ठीक है, आप बोल सकते हो बेसिकली टूल्स खरीदने के लिए या फिर सीड्स के लिए। ठीक है, आगे कहते हैं गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट न्यू डैम्स एंड कैनल्स। गवर्नमेंट ने क्या किया? नए डैम बनाए, नए कैनल्स बनाए, जिसके थ्रू क्या हो? ताकि यहाँ पे जब वो डैम बन रहे हैं कुछ, तो तब भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। कैनल्स बन रहे हैं तब भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और आगे जाके यही चीजें क्या आ रही है? काम भी आएंगी किसके? और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के। क्योंकि यहां से पानी जाएगा किसके अंदर? हमारे खेतों के अंदर। और वहां पे क्या होगा? फिर जो फार्मर्स है वो इजिली क्या कर सकते हैं? अपनी फसलों को उगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बोलता है गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड इन्वेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने रोड्स बनाने शुरू किए, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्या किया? अपना इन्वेस्टमेंट की। तो इससे फायदा क्या हुआ? जो हमारे स्मॉल बिजनेसमैन है, जैसे कि कोई ऑटो चला रहा है, कोई कैब चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, या फिर जैसे कोई भी ट्रक वगैरह चलाई जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो सके? रोड्स पे अच्छे तरीके से चल सके, हेल्पफुल हो सके लोगों के लिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टूडेंट्स रोड्स कंस्ट्रक्ट करवाने शुरू किए। अब देखो ये तो थी कुछ बेसिक चीजें, यानी कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। अब बात करते हैं रूरल, यानी कि ग्रामीण एरिया में जो गवर्नमेंट है उसने कैसे, किस प्रकार वो क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। अगर फार्मर्स नहीं है,
सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि छोटे स्तरों पे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्रिएट कर रहे हैं, और साथ के साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो ओनर है उनको लोन भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आप हमसे लोन ले और अपना बिजनेस शुरू करें। नेक्स्ट बोलते हैं प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग यहाँ पे आए। जैसे कि अभी मोदी जी ने क्या किया था, हमारा नेपाल में क्या दिखाया था कि हाँ भाई आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, यहाँ आओ, यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। उस रिगार्ड में कहते हैं इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट ने क्या किया, एजुकेशन के ऊपर, यानी गांव में भी क्या किया, अच्छे स्कूल्स खोलने शुरू किए, ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है। आज के टाइम में आप एग्जांपल के तौर पे देख लो, गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, यमुनानगर के अंदर एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है, यानी कि जहां पे 24 आवर इमरजेंसी केसेस चलते हैं। आप कोई भी अगर आपके क्या हो, बीपीएल धारक हो, तो आपके सारे टेस्ट क्या होते हैं, फ्री होते हैं। उस रिगार्ड में आगे बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा क्या थी, मनरेगा एक स्कीम थी, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब लागू हुई थी, ये हुई थी 2005 के अंदर। इसके अंदर क्या था स्टूडेंट, इसके अंदर गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई थी, किसके लिए, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम क्या करेंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, हम आपको नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। और सरकार कहती है कि अगर इस स्कीम के तहत आप क्या हो, आप रूरल एरिया में रह रहे हो और आपके पास रोजगार नहीं, तो हम रोजगार प्रोवाइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम आपको क्या नहीं कर पाए, रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो हम आपको क्या देंगे, आपको भत्ता देंगे, यानी कि आपको एक कंपनसेशन देंगे आपके एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ये थी हमारी मनरेगा स्कीम। देखो स्टूडेंट्स, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, आपको कुछ समझ आना रह गया हो, कोई दिक्कत हो या कुछ भी। यहां पे होता है स्टूडेंट्स हमारा क्या, हमारा नेचुरल रिसोर्स खत्म, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या था, सेकंड हमारे पास था ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस। हमने पढ़ा था इसके बेसिस में कितने पार्ट थे, 2 पार्ट थे। पहला क्या था, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेकेंड क्या था आपके पास, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि वो क्या है, वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। उसके अंदर आपकी जो जॉब होगी उसकी क्या मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। बट वहीं पे अगर आप बात करो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, जब वो नाम से ही अनऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, नो जॉब सिक्योरिटी। जब आपके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर है, आप बोलोगे फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, वहीं पे आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑब्वियस चीज है, जब हमारे पास, जब आप क्या कर रहे हो, आप एक टीचर हो तो आपको पता है कि आपको इतने घंटे काम करना है, वो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर है। बट वहीं पे अगर एक लेबर है तो क्या उसके पास जॉब सिक्योरिटी होगी, नहीं होगी। कल काम खत्म हुआ, क्या पता कल निकाल दे, क्या पता ओनर को काम पसंद नहीं आया तब निकाल दे। सेम वही चीज, क्या उसके फिक्स वर्किंग आवर होते हैं, नहीं होते हैं उसके फिक्स वर्किंग आवर। अगर वो चाहेंगे तो उसको क्या करके एक्स्ट्रा पे करके और ज्यादा काम करवा सकते हैं। क्या होगा, नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स बोल सकते हो आप। ओके, वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो क्या होती है यहाँ पे सोचो, फिक्स वर्किंग आवर्स हो गए, आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी, है ना, आपके पास क्या होगा, अच्छी सैलरी होगी, गुड सैलरी, ठीक है।
क्या आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होगा? नहीं होगा। नो फिक्स सैलरी, है ना। इसमें आपके पास क्या होगी? आपके पास वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा होगा, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। बट क्या आपके पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा? नो, इज नो वर्किंग, गुड वर्किंग इन्वायरमेंट। आपके पास जब आपकी जॉब ओवर हो जाएगी तो आपके पास क्या आएगी? आपकी फिक्स्ड पेंशन आएगी, पेंशन स्कीम। क्या यहाँ पे पेंशन स्कीम्स होंगी? नो, नो पेंशन स्कीम्स। तो बेसिकली आपको बोला जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है स्टूडेंट? एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, जहां पे आपको प्रायोरिटी मिलती है, जहां पे आपको क्या मिलता है? इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है ना। इक्वली सबको ट्रीट किया जाता है। बट अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता। जहां पे आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी, ये सारी चीजें कहाँ पे होगी? ये सारी चीजें होंगी आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब सबके दिमाग में आएगा, मैम जब सारी चीजें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल रही है तो हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं कर रहे? यानी कि सभी लोग फिर तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने लग जाए, सिर्फ थोड़े से लोग क्यों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं? स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए ना आपको चाहिए होती है गुड नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हो? आप ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था हमारा सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था यहां से, ध्यान रखिएगा। आपको करना है, करके जाना है, ये इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। किसके बेसिस पे करोगे अब आप? ओनरशिप के बेसिस पे। जब ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस चीज है, हम सबको पता है दो ही सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्राइवेट और दूसरा होता है पब्लिक। कौन कौन से होंगे? प्राइवेट एंड पब्लिक। जब आप पब्लिक की बात करोगे तो आप सबको पता है ऐसा सेक्टर जो किसके लिए क्रिएट किया जाए? पब्लिक के लिए क्रिएट किया जाए। और कौन करता है? गवर्नमेंट बनाती है, उसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक सेक्टर। यानी कि बेसिकली ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की होगी। और अगर वहीं पर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर की तो इसका ओनर कौन होगा? हाँ जी, सोचिए सोचिए। जब आप प्राइवेट की बात करोगे तो ओनर कौन होगा? एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप, है ना। बट पब्लिक सेक्टर में कौन होगा? पब्लिक सेक्टर में आपकी होगी गवर्नमेंट। कौन होगी? गवर्नमेंट। वहीं पे अगर आप बात करो प्राइवेट सेक्टर की तो प्राइवेट सेक्टर काम किस लिए करेगा? अपने बेनिफिट्स के लिए, प्रॉफिट के लिए। जैसे आप एग्जांपल में बैंक दे सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है ना। सही कह रही हूँ। आपके पास और कौन सा है? जियो कंपनी होगी, है ना। ये सारी चीजें क्या कर रही है? रिलायंस डिजिटल होगी। ये सब क्या है? ये सब है आपके प्राइवेट कंपनी जो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। वहीं पे जो पब्लिक इंडस्ट्रीज होंगी वो किसके लिए काम करेंगे स्टूडेंट्स? वो पब्लिक के मोटिव के लिए। किसके लिए? पब्लिक के बेनिफिट के लिए। यानी कि कोई भी इनका प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक बेनिफिट्स के लिए काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हो सिविल हॉस्पिटल, है ना। आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो किस चीज का? गवर्नमेंट स्कूल्स का।
ये सारी चीजें। जब आप बात करते हैं ना स्टूडेंट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की, हमेशा ध्यान रखना जो पब्लिक सेक्टर है वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए। जब हम बात करेंगे ना स्टूडेंट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की, तो आप ये भी बोल सकते हो जो पब्लिक सेक्टर है, अगर आप यहाँ पे जॉब करने जा रहे हो तो आपको क्या है, आपकी इनकम क्या होगी, कम होगी इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। बट प्राइवेट सेक्टर एक वेल सेटल सेक्टर है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल काम करेगा। अब आप एग्जांपल के तौर पे यही देख सकते हो, अगर आप कहीं से, अगर आप गवर्नमेंट वाटर ले रहे हो, यानी कि आप म्यूनिसिपैलिटी का पानी ले रहे हो, है ना, तो वो वाटर क्या होगा, वो सस्ता होगा, चीप होगा। बट वहीं पे आप एक पानी की बोतल लेने चले जाओ, ठीक है, बिस्लेरी जैसे आती है ना हमारे पास, वही आप लेकर चल जाओ, उसकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा हाई होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो काम कर रहे हैं अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक चीज और आती है कि क्या पब्लिक सेक्टर के बिना प्राइवेट सेक्टर चल सकता है, नहीं चल सकता, बिकॉज पब्लिक सेक्टर पे क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर डिपेंड करता है। अब कोई भी प्राइवेट सेक्टर, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जिसको क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाएगा जहां पे रिसोर्सेज होंगे, जहां पे उसको पता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, उसको पता है कि रोड्स हैं, ताकि उसका जो प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जहां पे उसको दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी है कि हाँ भाई अगर मेरी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है जो प्राइवेट सेक्टर है इट डिपेंड्स ऑन पब्लिक सेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आपका हमारा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है इस चैप्टर में तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।